नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर पॉजिटिव पार्ट्स। अब तो हमने ये बात कर ली कि अगर आप एक क्रिटिकल वैल्यू से नीचे कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, कुछ कम अमाउंट देते हैं, तो उससे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमारे प्लांट्स में डेवलप होंगे, है ना? लेकिन अगर आपका प्लांट सफिशिएंटली वो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर रहा है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस फॉर्म में अब्सॉर्ब कर रहा है। तो याद करो बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि हम हमारे प्लांट्स को जो भी मिनरल देते हैं, वो प्लांट तभी अब्सॉर्ब कर पाता है जब वो आयोनिक फॉर्म में हो। ओके, तो ये स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा एलिमेंट प्लांट किस फॉर्म में, किस आयोनिक फॉर्म में अब्सॉर्ब करता है, तो वो भी हम देखते चलेंगे, प्लस उसके फंक्शन। काफी हद तक तो फंक्शंस आपको याद हो चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार फिर से समझा कर इन्हें याद करवा देती हूँ। पहला एलिमेंट है मेरा नाइट्रोजन, है ना? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मुझे कहाँ यूज होता है बेटा? नाइट्रोजनस बेसिस बनाने के लिए, है ना? नाइट्रोजनस बेसिस का फॉर्मेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, और इसके अलावा नाइट्रोजन मुझे लगेगा अमीनो एसिड्स को बनाने में, प्लस प्रोटीन्स को भी बनाने में। तो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और नाइट्रोजनस बेसिस, इन सभी को बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है? नाइट्रोजन की। इसीलिए जरा फंक्शन देखिए, इट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन समझ गए क्या? ऐसे हॉर्मोन्स विच आर प्रोटीन बेस्ड। भाई प्रोटीन बेस्ड हार्मोन होगा तभी तो उसे आप अमीनो एसिड से बनाएंगे, और अमीनो एसिड्स में से तो फिर से मुझे क्या लगने वाला है? नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन है, दिस इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड ऑल द हॉर्मोन्स, नॉट ऑल द हॉर्मोन्स, प्रोटीन बेस्ड हॉर्मोन्स, राइट? ये प्लांट के हर हिस्से में रिक्वायर्ड है ना बेटा, क्योंकि हर हिस्से में प्लांट के जो है वो न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो सेल्स होंगे वो होंगे। तो जहां जहां पे सेल्स प्रेजेंट है, वहां वहां पे सभी जगह इन एलिमेंट्स की मुझे जरूरत है। सो दीज एलिमेंट्स आर पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना? अब जरा सोच के देखो, कौन सा प्लांट का हिस्सा ऐसा होगा जहां पे ये मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा? टेल मी, कैन इट बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक्टिव डिवीजन हो रहा है बच्चों, है ना? तो डेफिनेटली एक्टिव डिवीजन है, मतलब बहुत सारे नए नए सेल्स बना रहे हो, और जब बहुत सारे नए नए सेल्स बना रहे हो तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उनमें आपको नया प्रोटीन, नया डीएनए सब कुछ देना पड़ेगा, और यही कारण है कि वहां पे ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? तो जो मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनमें ये पर्टिकुलरली ज्यादा होगा। अब बात करते हैं हम इसे किस फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं, मतलब प्लांट इसे किस फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं। सो NO3 नेगेटिव आयंस के फॉर्म में दे आर अब्सॉर्ब्ड, है ना? NO2 नेगेटिव आयंस के फॉर्म में भी अब्सॉर्ब होते हैं, और NH4 पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में भी अब्सॉर्ब होते हैं। अब जरा मैं तुम्हें याद दिलाऊं, क्या ये तीन चीजें तुम नाइट्रोजन साइकिल से रिलेट कर सकते हो बेटा? अरे डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना? ये तीनों चीजें हम नाइट्रोजन साइकिल से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल में भी तो इन एलिमेंट्स का इसी तरीके से कनेक्शन होता है। नाइट्रोजन साइकिल में भी तो ये एलिमेंट्स इसी फॉर्म में मूव करते हैं। याद कीजिए, पहला स्टेप होता है बेटा अमोनिफिकेशन, दूसरा होता है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा होता है डीनाइट्रिफिकेशन। आई बात समझ में? नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट टू नाइट्रेट बनता है ना? और इस तरीके से हमारी साइकिल कंटिन्यू होती है। हम चैप्टर के आखिरी में वो भी पढ़ने वाले हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखें। तो बस इन्हीं सभी कारणों के कारण जो मेरा नाइट्रोजन एज अ मेन एलिमेंट है, एज अ मेन कंपोनेंट है, ये प्लांट के बहुत सारे हिस्सों में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट आप देखोगे तो ये पूरे प्लांट में इन्वॉल्व है, रूट से लेकर शूट तक, एवरीवेयर दिस इज प्रेजेंट, राइट? चलिए नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस H2PO4 नेगेटिव आयंस या HPO4 2 नेगेटिव आयंस के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है। फास्फोरस को सबसे ज्यादा हम यूटिलाइज करते हैं न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में, प्लस ATP के फॉर्मेशन में, है ना? फॉस्फोराइलेशन क्या होता है बेटा? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP, है ना? फॉर्मेशन ऑफ ATP, ATP का बनना इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। तो अगर मुझे एनर्जी कंपाउंड्स बनाने हैं,
है ना। had it been ATP और NADPH और FADH, मैं इनमें से किसी को भी प्रिपेयर करूंगी बेटा तो मुझे फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी, और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट मैं कहाँ से फुलफिल कर सकती हूँ? सॉइल से। क्यों? क्योंकि सॉइल में फॉस्फोरस इन फॉर्म में प्रेजेंट है, H2PO4 नेगेटिव आयंस या HPO4 2 नेगेटिव आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। बस मेरे जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में से इन मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेंगे एंड देन ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। अब मुझे बताओ, क्या फॉस्फोरस प्रोटीन को भी बनाने में जरूरी है? बिल्कुल है, बेशक है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए भी मुझे फॉस्फोरस की जरूरत है। प्लस न्यूक्लिक एसिड बेटा, न्यूक्लिक एसिड का मेन कंपोनेंट, डीएनए का मेन कंपोनेंट क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा शुगर, याद आता है। तो अगर मुझे न्यूक्लिक एसिड्स भी बनाना है तो क्या मुझे वहां पे नाइट्रोजनस बेसिस फॉस्फोरस ग्रुप नहीं लगा? बेशक लगा। तो इसका मतलब मुझे मेरे सेल की मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन्स के साथ फॉस्फोरस की जरूरत है, क्योंकि मुझे वहां पे फॉस्फोलिपिड, है ना, मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोप्रोटीन, तो इन दोनों को बनाने के लिए चाहिए। और इसके बाद कुछ प्रोटीन्स को बनाने के लिए चाहिए। याद रखना, ये एनसीईआरटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे प्रोटीन नहीं बनाते हम इसकी मदद से। रिमेंबर, हम सारे प्रोटीन नहीं बनाते, हम कुछ प्रोटीन्स के लिए ही फॉस्फोरस रिक्वायर करते हैं। किन के लिए आपको ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा, ओनली फॉर सर्टेन प्रोटीन्स वी रिक्वायर फॉस्फोरस एंड देन वी रिक्वायर फॉस्फोरस फॉर न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। तो इन तीन कारणों से, इन तीन चीजों के लिए मुझे किसकी जरूरत है? फॉस्फोरस की। प्लस इसी फॉस्फोरस की जरूरत मुझे फॉस्फोराइलेशन के लिए भी है, विच इज एटीपी फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो फॉस्फेट ग्रुप है, तो मुझे फॉस्फेट ग्रुप चाहिए किसके लिए? एटीपी बनाने के लिए, एनएडीपी, जीटीपी बनाने के लिए, जीडीपी बनाने के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फॉस्फोरस। अब ये कहाँ कहाँ यूज होगा बेटा? फॉस्फोरस फ्रूट्स में होता है, याद कीजिए। कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें फॉस्फोरस का कंटेंट बहुत अच्छा होता है? इज इट बनाना? यस, है ना। सीड्स में ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि सीड्स में न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कोई भी ऑर्गन हो प्लांट का, उसमें होगा, क्योंकि फॉस्फोरस की जरूरत मुझे आगे चल के एटीपी बनाने में लगने वाली है। तो एटीपी बनाने के लिए मुझे फॉस्फोरस चाहिए, इसलिए मैं उसे कहाँ स्टोर करके रखूंगी? प्लांट के स्टोरेज ऑर्गेनल्स में या ऑर्गन्स में, राइट। यंग मेरिस्टेम्स में, है ना। यंग मेरिस्टेम्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे अपाइकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम्स है, नॉट लेटरल, अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आप बोल सकते हो। वैसे तो पूरे ही मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे यंग ही होते हैं। उनमें से भी सबसे ज्यादा बोलूं तो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स का जो टिश्यू है, दैट वुड बी द यंगेस्ट वन, है ना। तीनों मेरिस्मेटिक टिश्यू, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, तीनों मेरिस्मेटिक टिश्यूज मेरे फंक्शनल होते हैं। मेजॉरिटी वुड बी अपाइकल, रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स, राइट। तो ये इन सभी डेवलपिंग एरियाज में मुझे फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा यूज है, सबसे ज्यादा उपयोग है, राइट। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम जो है प्लांट अब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ के पॉजिटिव, है ना। पोटेशियम आयन थ्योरी है बेटा, हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट चैप्टर में। पोटेशियम आयन थ्योरी क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कारण है। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। प्लस जब तुम्हारा स्टोमेटा ओपन होता है तो टर्जिडिटी के कारण ओपन होता है ना। स्टोमेटा ने पानी या गार्ड सेल्स ने पानी अब्सॉर्ब किया, वो स्वेल हो गए, बल्ज हो गए, और अब जब वो बल्ज हो गए हैं, ऐसा जब ये बल्ज हो गया है तब ये ओपन है। मतलब मैं यूं कह सकती हूँ कि ये जब टर्जिड स्टेज में है तो ये कैसा है? ओपन। तो स्टोमेटा ओपन है, टर्जिड है, और इस टर्जिडिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम आयंस। तो पोटेशियम आयंस आर वेरी मच नीडेड फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। सो दिस इज हाउ पोटेशियम आयंस आर नेसेसरी। आपको मेजरली कहाँ मिलेंगे? लीव्स में तो मिलेंगे ही। क्यों बेटा? क्योंकि लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा।
और मैंने पहले ही बताया कि इनका मेजर फंक्शन इज व्हाट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. देन वी हैव द सेम आयन प्रेजेंट इन द रूट टिप्स ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, एक्टिव ग्रोथ है, और रूट टिप्स में भी रेगुलेट करना है टर्जिडिटी, क्योंकि रूट्स डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहती है. और अगर रूट्स डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टैक्ट में है तो बट ऑब्वियसली बात है बेटा कि सॉल्ट के कॉन्टैक्ट में है ना, क्योंकि आप सॉल्ट को आपकी जो सॉइल है उस सॉइल में ही तो आप सॉल्ट रिलीज करेंगे ना, सॉल्ट डालेंगे. सॉइल क्या है बेटा, हमारे फर्टिलाइजर्स ही तो है. तो ये फर्टिलाइजर्स आप उसके अंदर डालेंगे और तभी तो मेरा प्लांट उसे अपटेक करेगा और तभी तो वो मिनरल जो है पूरे प्लांट में सर्कुलेट करेगा, इजंट इट? तो सॉरी इसीलिए हमारे प्लांट्स की रूट्स के आसपास भी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए, ये मेरा रूट है रे बेटा, और यहाँ पे सॉल्ट है, कंसिडर इट टू बी सॉल्ट. अगर यहाँ पे आपने सॉल्ट और वाटर को बैलेंस नहीं किया तो ये जो रूट के सेल्स है ना, ये बर्स्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं. अगर ये फट गए बेटा, अगर ये ओपन हो गए तो इससे क्या होगा, आपके प्लांट में एग्जॉस्मोसिस हो जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा एंड द सेल विल डाई. तो मुझे इसे मरने नहीं देना है, मुझे इसे बचाना है, इसीलिए मैं क्या रखूंगी बेटा, पोटेशियम आयंस. तो पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करेंगे. मतलब मैं ये कह सकती हूँ दैट दे विल हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी, है ना, ये ऑस्मोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ पोटेशियम. नाउ द नेक्स्ट इज कैल्शियम. तुम्हें मैंने कैल्शियम के बारे में पहले ही बताया था कि C फॉर कैल्शियम एंड C फॉर सेल वॉल याद रख लेना, इजीली कैल्शियम का फंक्शन याद आ जाएगा. मतलब प्लांट्स के दो सेल्स के बीच में जो मिडिल लेमेला होता है, ये मेरा एक सेल है, दूसरा सेल है, दोनों सेल के बीच में एक सब्सटेंस है, एक लेयर है विच इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला. और ये मिडिल लैमेला किसका बना है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का, है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ है. तो ये कैल्शियम कहाँ से आया, अब आप समझ ही गए होंगे. प्लांट ने ये कैल्शियम लिया है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, पानी अब्जॉर्ब किया और वो कैल्शियम इसके अंदर पहुंचा है. तो ये कैल्शियम प्लांट ने अब्जॉर्ब करके लिया है और ये कैल्शियम ओल्डर टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाएगा. मतलब होता तो यंग में भी है, लेकिन अगर प्लांट का कोई पार्ट अगर मर भी रहा होगा तो हम उससे विड्रॉ नहीं करेंगे कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम बाइंडिंग में मदद करता है. इस सेल को इस सेल से बाइंड करने में, कनेक्ट करने में हमें कैल्शियम मदद करेगा. और यही रीजन है कि कैल्शियम कभी भी मूव नहीं, या रादर कैल्शियम कभी भी ओल्डर पार्ट से न्यूअर पार्ट्स या यंगर पार्ट्स को नहीं दिया जा सकता, बिकॉज इट इज इमोबाइल, राइट. तो ओल्डर पार्ट में स्टेशनरी बैठा हुआ है कैल्शियम, और वहां से जब धीरे धीरे सरक सकता है, मूव कर सकता है, तो यंगर में जाएगा. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ओल्डर पार्ट में कैल्शियम फिक्स है, मूव ही नहीं करेगा. और क्योंकि वो मूव नहीं करेगा, इसीलिए जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम आपको किस में दिखेंगे, यंग पार्ट्स में, है ना, सिंस इट इज एन इमोबाइल एलिमेंट. ओके, इसके अलावा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है बेटा माइटोटिक स्पिंडल बनाने में, है ना. माइटोसिस जब भी मेरा सेल करता है तो माइटोसिस में एक स्पिंडल बनता है विच इज कॉल्ड एज माइटोटिक स्पिंडल. और इस माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में भी मुझे कुछ प्रोटीन्स के साथ साथ कैल्शियम की जरूरत है. ये कैल्शियम आपको मिल गया तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स के बीच में, मैं आपको याद दिला देती हूँ, ये मेरा सेल है सपोज, प्लांट सेल्स में भी माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं, है ना, लेकिन सेल की मेम्ब्रेन का जो रप्चर होना है या सेल मेम्ब्रेन का बाहर से जो अंदर आना है, वैसा प्रोसेस ना होते हुए इट इज सेंट्रीफ्यूगली सेल प्लेट बनती है ना, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो सेंट्रियोल ऊपर नीचे इनके बीच में स्पिंडल रेज है, और इन स्पिंडल रेज की मदद से जो क्रोमोसोम्स है, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है, वो मूव अप एंड डाउन वो मूव कर सकते हैं.
है ना। तो ये स्पिंडल रेस का फॉर्मेशन मतलब माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस, है ना, इस अपैरेटस का बनने के लिए हमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दिस कैल्शियम विल बी नीडेड हियर। किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करेगा प्लांट? Ca2 पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में ऑब्जॉर्व करेगा, और मेनली कहाँ मिलेगा? डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में, राइट। ऐसे टिश्यूज जो मेच्योरिटी भी ले चुके हैं, जो काफी हद तक मेच्योर हो गए हैं, उनके अंदर भी ये टिश्यू आपको, सॉरी, ये कैल्शियम आपको विजिबल होगा। Now let us now talk about magnesium. Mg2 positive ions के फॉर्म में absorb होता है. It's a major component of chlorophyll. क्लोरोफिल के लिए मुझे सबसे ज्यादा मैग्नीशियम की जरूरत है ना। अगर तुमने रिंग्स, जो पोरफायरिन रिंग्स होती हैं हमारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में, वहां से अगर तुम सेंटर में से मैग्नीशियम को पुल आउट कर लोगे तो तुम्हारा पूरा क्लोरोफिल डिस्टर्ब हो जाना है। तो क्लोरोफिल के बनने के लिए, क्लोरोफिल के बने रहने के लिए रादर, मुझे किसकी जरूरत है? मैग्नीशियम की। सो मैग्नीशियम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। प्लस राइबोसोम याद कीजिए बेटा, राइबोसोम की एक स्मॉलर सब यूनिट है और ये एक बिगर सब यूनिट है। तो स्मॉलर और बिगर सब यूनिट को कनेक्ट करने के लिए भी मुझे किसकी जरूरत है? Mg2 पॉजिटिव, है ना। वो याद करिए बात जरा आप, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स। तो आरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, और ट्रांसलेशन के लिए मुझे राइबोसोम्स की जरूरत पड़ेगी। जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बिगर सब यूनिट से अटैच हो जाती है, और अटैच होके जब ये मूव करेगा तो उससे क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, इजंट इट। तो ये राइबोसोम की यूनिट को बनाए रखने के लिए, ज्वाइन करने के लिए भी मुझे किसकी जरूरत है? मैग्नीशियम की। ये कहाँ पे रिक्वायर्ड है बेटा? सीड्स में, लीव्स में, ग्रोइंग एरियाज ऑफ रूट एंड स्टेम, स्पेसिफिकली स्टेम में, है ना, एंड स्पेसिफिकली लीव्स में। उसका कारण क्या है बेटा? प्लांट की जो लीव्स है ना, उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये स्वाभाविक हो गया कि वहीं पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम। प्लांट किस फॉर्म में अब्सॉर्ब करेगा मैग्नीशियम को? इन द फॉर्म ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन। ये सॉइल से ही होगा डायरेक्टली। नाउ लेट अस come to the topic, which is sulfur. Sulfur is absorbed in the form of SO4 2 negative ions, and that too from the soil, है ना। कहाँ बना हुआ है, कहाँ पे प्रेजेंट है सल्फर? सॉइल में प्रेजेंट है। वहां से मेरे प्लांट की रूट्स ने सल्फर को अपटेक कर लिया, और इस सल्फर को मेरा प्लांट यूटिलाइज कर लेगा किस चीज के लिए? अमीनो एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सल्फर स्पेसिफिकली 2 अमीनो एसिड, मैंने तब भी आपको बताया था, वी विल टॉक अबाउट 2 अमीनो एसिड, सिस्टाइन और मेथिओनिन को बनाने में मदद करता है। प्लस कुछ और भी कोएंजाइम्स हैं हमारे पास, उन कोएंजाइम्स के फॉर्मेशन और विटामिन के फॉर्मेशन के लिए भी मदद करता है। तो ये जो सल्फर है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स प्लस कोएंजाइम्स प्लस certain amino acids, specifically cysteine and methionine, which you need to remember. कहाँ जरूरी है बेटा? यंग लीव्स में और मेरिस्टेम्स में हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यंग लीव्स मतलब ऐसी पत्तियां जहाँ पे बहुत सारा हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे, या जहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वहाँ पे मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सल्फर चाहिए। यंग लीव्स बहुत हाई मेटाबॉलिज्म शो करती हैं। मेरिस्टेम्स मतलब जो नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये दोनों ही चीज़ें बहुत हाई रेट पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करती हैं, इसलिए इनके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा, राइट। माइक्रो एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, और ये माइक्रो एलिमेंट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं? भाई जिस चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है वही उसका रिलेटेड रोल भी हो गया। तो देख लेते हैं हमारे जो माइक्रो एलिमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आयरन है, विच इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव आयंस, राइट। ये दोनों फॉर्म्स में सॉइल की ही मदद से आयरन अब्सॉर्ब होता है, ऑल्दो इट इज अ माइक्रो एलिमेंट बट इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कहाँ पे काम में आएगा? इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेरोडॉक्सिन्स एंड साइटोक्रोम्स। मतलब ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है जो हमें क्लोरोफिल बनाने में मदद करते हैं। तो हो गया ना ये इनडायरेक्टली इसका फोटोसिंथेसिस से रिलेशन। भाई वैसे आयरन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आयरन क्या करता है बेटा? जितना भी आपके पास फेरोडॉक्सिन है या आपके पास साइटोक्रोम्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, इन सभी की एक्टिविटी के लिए हमें आयरन की ज़रूरत है।
है ना। और ये हमारे कुछ एंजाइम्स जिसे हम जैसे कैटालेज बोलते हैं, हमारे अंदर होता है ना पेरोक्सीसोम्स प्लांट्स के अंदर भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर कैटालेज एंड ऑक्सीडेज ये दो मेजर एंजाइम्स हैं। तो बेसिकली ये फेरोडॉक्सिन या आयरन जो है ये कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है या बनाने में मदद करता है, और इस तरीके से ये क्लोरोफिल बनाने में भी मदद करता है। सो इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कॉपर है, विच इज रिक्वायर्ड और विच इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ CO2 पॉजिटिव आयंस। किस फॉर्म में अब्सॉर्ब हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए, है ना। इनका आयोनिक स्टेट भी आपको ध्यान रखना है। तो कॉपर आयंस हमें कहाँ इन्वॉल्व है बेटा, जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उन रिडॉक्स रिएक्शंस को करवाने वाले एंजाइम्स, है ना, रिडॉक्स रिएक्शंस को करवाने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में ये कॉपर आयंस की जरूरत पड़ती है। तो कॉपर आयन इज दस एन इंपॉर्टेंट पार्ट और पूरे प्लांट पार्ट्स में रिक्वायर्ड है। जिंक Zn2 पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में प्लांट अब्सॉर्ब करता है, और जिंक को या जिंक की हमें हमारे प्लांट्स को जरूरत है कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। प्लस जब ऑक्सीन बनता है, ऑक्सीन याद आता है बेटा, ऑक्सीन कहाँ प्रेजेंट था, रूट टिप और शूट टिप में प्रेजेंट था ना, जहाँ पे ये प्लांट की एक्टिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऑक्सीन को बनाने में मदद करता है। ऑक्सीन के सिंथेसिस में हमें जिंक आयंस की मदद पड़ती है, जरूरत पड़ती है, राइट। सो जिंक इज देयरफॉर रिक्वायर्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव इज क्लोरीन। क्लोराइड आयंस के फॉर्म में प्लांट के हर हिस्से में, क्लोराइड आयंस के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, प्लांट के हर हिस्से में मिल जाएगा, राइट। इसका मेन फंक्शन है कैटायन एनायन बैलेंस को मेंटेन करना, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हमारे प्लांट के अंदर, इन्हें बैलेंस करना, इन्हें मेंटेन करना इसका काम है। और ऐसा करने से क्या होगा, प्लांट के अंदर ना तो एग्जॉस्मोसिस ना एंडोस्मोसिस अनइवन तरीके से होगा या इस तरीके से नहीं होगा जो हमारे प्लांट के लिए फ्रूटफुल या इफेक्टिव नहीं है, राइट। इसके अलावा तुम याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि प्लांट में या जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर के स्प्लिटिंग में हमें H पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन, है ना, तो ये ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ये जो प्रोसेस है ये लाइट के प्रेजेंस में होती है और इसे हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। याद आते हैं तीन एलिमेंट मैग्नीशियम, है ना, मैंगनीज, क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन है हमारा ये यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब हमारे वाटर को स्प्लिट करने के लिए ये आयंस रिक्वायर्ड हैं। अब अभी अगर सपोज आपके पास वाटर को स्प्लिट करना नहीं है या आपके पास एलिमेंट्स नहीं है वाटर को स्प्लिट करने के लिए, तो क्या होगा पता है बेटा, इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जैसे ही बंद हो गया ना, तुम्हें इंडिकेशन मिल जाएगा कि तुम्हारे प्लांट के पास ये पर्टिकुलर एलिमेंट मिसिंग है या फोटोलिसिस नहीं हुआ है ना। ऑल्दो ऑक्सीजन एज अ गैस इवॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देगा, बट देन आई गेट एन इंडिकेशन कि अच्छा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब प्लांट के अंदर फोटोलिसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो याद दिलाऊं मैं आपको, मन कल का याद आता है, ये एलिमेंट्स हमने बात की थी, Cl Ca, तो इनमें से ये क्लोराइड आयंस का रोल आ गया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तीनों मिलके करते हैं ना, वैसे तीनों मिलके करते हैं, कोई एक ही को मत देखिएगा। द नेक्स्ट इज बोरोन। बोरेट आयंस के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, BO3 3 नेगेटिव और B4O7 2 नेगेटिव आयंस के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है। ये पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के लिए नीडेड है, राइट। तो प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब जब बनाते हैं तो वो इसी के कारण बना पाते हैं। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है बेटा, ये कैल्शियम की ज़रूरत, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, कैल्शियम की ज़रूरत हमें है इसीलिए। कैल्शियम अपटेक में मुझे कौन हेल्प करता है, बोरॉन, राइट। इसके अलावा पोलन जर्मिनेशन में भी मदद करता है, मतलब पोलन ट्यूब के बनने में भी, सेल के इलॉन्गेशन में भी मदद करता है, सेल को लंबा होने में मदद करेगा, राइट। तो सेल के अंदर वैक्यूलाइजेशन या सेल्स का लंबा होना उसमें मदद करेगा। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में, लोकेट करवाने में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो दिस इज हाउ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, राइट।
मैग्नीज लीव्स और सीड्स में मिलेगा, Mn2 पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, ये भी स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। हम बात कर ही चुके हैं, मैग्नीज को भी वाटर स्प्लिटिंग में हम यूज में ले लेते हैं। मोलिब्डेनम MoO2 पॉजिटिव के फॉर्म में मोस्टली प्लांट्स के रूट और शूट्स में मिलेगा आपको, है ना। ऑल द पार्ट्स में मिलेगा, प्लस रूट में सबसे ज्यादा मिलेगा, शूट्स में भी मिलेगा। ये कुछ एंजाइम्स का मेन कंपोनेंट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। इन एंजाइम्स के अंदर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। मतलब इन एंजाइम्स को बनाने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। चलिए लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन कि कौन सा एलिमेंट मुझे कहां पे रिक्वायर्ड है। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपके सामने और इन एसेंशियल एलिमेंट्स के यूज दिए हुए हैं, जैसे आयरन, जिंक, बोरॉन और मैंगनीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? किन किन चीजों के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स की नीडेड है, हमें एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंगनीज की बात मैं करूं तो तुम्हें सबसे पहले तो अब याद ही हो गया होगा कि मैंगनीज इज नीडेड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वेट अ मिनट, मैं पहले ऑप्शंस निकाल दूं आपके सामने। हाँ, अब देखते हैं। मैंगनीज इज नीडेड फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, राइट। तो डी का मेरे पास फर्स्ट हो गया। बोरॉन, हमेशा नीचे से ऊपर चलिए ताकि कुछ चीजें जो आपको इजीली आती हैं, जो बहुत अच्छे से याद रहती हैं, उनके बारे में आपको अंदाजा लग जाए। बोरॉन इज नीडेड फॉर पोलन जर्मिनेशन, राइट। ऐसा होने से मेरे पास ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। अब अब 2 या 3 में से मेरे पास राइट ऑप्शन हो सकता है। आयरन की मैं बात करूं तो क्या आयरन मुझे क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए नीडेड है, या आयरन मुझे इंडोल एसिटिक एसिड के सिंथेसिस के लिए नीडेड है। इंडोल एसिटिक एसिड इज नथिंग बट योर ऑक्सीन। सो द राइट ऑप्शन इज 3, दैट इज ए का हमने डी का फर्स्ट लगा ही दिया था, सी का सेकेंड हमने मार्क कर दिया था। एक बार फिर से पीछे लेके चलती हूँ, देखिएगा, देखिएगा, आयरन जो है ये मेरा आयरन की यूटिलिटी क्या मुझे क्लोरोफिल बनाने के लिए है, या क्या मुझे इंडोल एसिटिक एसिड मतलब ऑक्सीन बनाने के लिए है। तो बट ऑब्वियस सी बात है बेटा कि हमने आयरन के लिए अभी पढ़ा था कि क्लोरोफिल सिंथेसिस में या बायोसिंथेसिस में मुझे नीडेड है, तो आयरन मैचेस विद द थर्ड, लेफ्ट विद जिंक ओनली, तो जिंक मैचेस विद द ऑक्सीन सिंथेसिस, है ना। तो ए का थर्ड हो गया, बी का फोर्थ हो गया, है ना, सी का सेकेंड एंड डी का 1। सो दिस इज हाउ इट मेक्स योर आंसर थर्ड। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। यू कैन जस्ट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following element is responsible for maintaining turgor in the cell? टर्गर प्रेशर के लिए हमें कौन से एलिमेंट की जरूरत है? तो टर्गर प्रेशर पोटेशियम के कारण है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो हमारे हमारे स्टोमेटा को ओपन करता है, और स्टोमेटा को या गार्ड सेल्स को ओपन करने के लिए हमें पोटेशियम आयन थ्योरी हम लोगों ने देखी है, इसलिए द राइट ऑप्शन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड पोटेशियम। आंसर इज 1, है ना। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ये मेरा सेल है जो कि टर्जिड है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मतलब जहाँ पे बाहर पानी ज़्यादा था, अंदर पानी कम था, तो बाहर से अंदर की तरफ पानी एंटर हो गया और सेल क्या हो गया? स्वेल हो गया या टर्जिड हो गया, राइट। फ्लैसिड कंडीशन मतलब बाहर पानी कम था, अंदर पानी ज़्यादा था, तो अंदर का पानी निकल कर बाहर चला गया, तो सेल कैसा हो गया? फ्लैसिड। प्लाज्मोलाइज टर्म हम प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं, है ना। वो उसका मतलब यही होता है दैट इट हैज डन द एग्जॉस्मोसिस, उसने भी पानी लूज कर दिया है। सो दिस इज हाउ पोटेशियम इज द राइट आंसर, क्योंकि पोटेशियम आयन थ्योरी हमने पढ़ी है दैट मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल। आयरन किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है? तो फ्री एलिमेंट्स के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है ना, आयंस के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। सो द राइट आंसर इज 1, ओके, straightforward. It is absorbed by the plants in the form of ferric Fe3 positive, Fe2 positive ions. तो ये फ्री फॉर्म्स हैं जो कि इजीली सॉइल में मिलते हैं,
अबंडेंट मिनरल है बेटा, सॉइल में सबसे ज़्यादा आपको आयरन ही मिलेगा, क्योंकि आयरन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉइल में डिसमेंटल भी किए गए हैं। प्लस आयरन अदरवाइज भी अच्छा मेटल है, अच्छा मिनरल है, जो कि हमारी सॉइल में काफ़ी होता है। तो इसलिए प्लांट को ये मिलेगा भी सबसे ज़्यादा अमाउंट में, एंड इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ Fe2 and Fe3 पॉजिटिव आयंस।